जब हम लोग नेशनल इनकम से रिलेटेड टॉपिक पर बात कर रहे थे तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट के कंसेप्ट भी आए थे। यानी कि आपने देखा होगा जीडीपी और जीएनपी, है ना, ये दो शब्द आए थे। लेकिन इन शब्दों पर पहुंचने से पहले भी हमें कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होता है। जैसे यहाँ पर हम पहले तो एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में और दूसरा नेशनल प्रोडक्ट के बारे में समझ लेते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब आप जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी पर जब जाएंगे तो आपको आसानी से चीजें याद भी रहेगी और आप किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में कामयाब होंगे। तो पहली चीज तो ये कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है। तो देखिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि देश की आर्थिक सीमा में स्थित, यानी कि आर्थिक सीमा से मतलब क्या है कि मान लीजिए भारत की जैसे भौगोलिक सीमा है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, तो भारत की अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत अगर भारत का कोई उपनिवेश वगैरह होता तो वो भी उसकी एक तरह से प्रोडक्शन की एक यूनिट के रूप में काम करती। तो उस संदर्भ में कभी कभी इकोनॉमिक बाउंड्री शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। खासकर कुछ विकसित देश होते हैं जिनके अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जहां पर कि वो उनके अधिकार क्षेत्र में वो एरिया आता है, तो उस संदर्भ में वहां भी उनके देश के उद्योग और उनकी कंपनियां वहां पर काम करती है और उनका जो भी उत्पादन होता है या जो भी वस्तु या सेवा का उत्पादन होता है वो उस देश की जीडीपी का हिस्सा बन जाता है। तो यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंतर्गत हम बहुत ही आसान बात है कि आर्थिक सीमा में स्थित निवासियों और गैर निवासियों द्वारा जो अर्जित आय होती है उसे हमें ध्यान में रखना है। यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स क्या लेना पड़ेगा हमको कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो घरेलू सीमा में यानी घरेलू आय में निवासियों का हिस्सा, यानी एक जो एरिया है देश की जो भौगोलिक सीमा है यानी जो आर्थिक सीमा है, उस भौगोलिक या आर्थिक सीमा में जो हमारे देश के लोग यानी जो हमारे देश के निवासी हैं वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे देश में दूसरे देश के लोग आकर उद्योग लगाते हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी भी तो कुछ कीमत होती है, तो उसको भी इंक्लूड कर लें। लेकिन बाउंड्री जो है हमारे देश की रहेगी। तो देश की सीमा में स्थित जो भी निवासी हो या गैर निवासी हो, रेसिडेंट हो या बाहर दूसरे देश के लोगों की कंपनी हो, वो सब जो भी आय अर्जित करेंगे वो सब डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। और वो पूरे देश में जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, उन सब की वैल्यू को जोड़ देंगे तो वही क्या हो जाता है, जीडीपी हो जाता है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बताया कि अगर घरेलू सीमा शब्द का अगर कहीं पर इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब क्या है। यही चीज नेशनल प्रोडक्ट के संदर्भ में थोड़ा चेंज हो जाएगा। नेशनल प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, यहां पर आर्थिक सीमा के भीतर और बाहर, यानी हमारी आर्थिक सीमा में भी हो सकता है और आर्थिक सीमा के बाहर भी हो सकता है, लेकिन जहां भी होंगे वो हमारे देश के निवासी होंगे, रेसिडेंट होंगे, हमारे देश के अंदर भी उत्पादन कर रहे हैं और देश के बाहर भी उत्पादन कर रहे हैं, देश के दूसरे देशों में जाकर उत्पादन कर रहे हैं और उसका फायदा हमें मिल रहा है, हमारे देश को वो पैसा पहुंच रहा है। तो ये जो टोटल जब आएगा, टोटल वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। यहां पर हमने उसको नेशनल प्रोडक्ट के रूप में यहां पर डिफाइन करने की कोशिश की है कि छोटे में आप समझ लें तो वो कॉन्सेप्ट आप आसानी से समझ जाएंगे। अब देखिए, जीडीपी में क्या हो रहा था या डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या हो रहा था कि देश की आर्थिक सीमा के भीतर, चाहे वो आर्थिक सीमा के भीतर जितने भी, चाहे वो देश के लोगों के द्वारा उत्पादन हो रहा हो या दूसरे देश के लोगों के द्वारा उत्पादन हो रहा हो, लेकिन सीमा जो है हमारी देश के भीतर की रहेगी और टाइम ड्यूरेशन एक निश्चित रहेगा ही रहेगा। एक साल का मान लीजिए, एक वित्तीय वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर का टाइम ड्यूरेशन ले लीजिए। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंतर्गत हम भौगोलिक सीमा के अंदर जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं वस्तु और सेवाएं, उन सब की मूल्यों को ऐड करते हैं। और नेशनल प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे कि हमारे देश के जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी उत्पादक हैं, जो भी नागरिक हैं, वो देश की सीमा में उत्पादन करें या देश की सीमा के बाहर जाकर किसी दूसरे देश की सीमा में उत्पादन करें, उन सारे उत्पादन को यानी वस्तु और सेवा के मूल्यों को जो उन्होंने उत्पादित किया सबको ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा नेशनल प्रोडक्ट। और नेशनल प्रोडक्ट को देखिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट के
साथ रिलेट करना हो तो इट बिकम्स वेरी इजी। आप क्या कर सकते हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसमें ऐड कर दीजिए जो शेष विश्व से प्राप्त साधन आय यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी दूसरे देशों में जो आय हमारे देश के नागरिकों ने अर्जित की है और वो देश में आया है उसे ऐड कर दीजिए। और हमारे देश के लोग या और दूसरा फैक्टर ये होगा, माइनस करना है आपको, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि हमारे देश में आकर दूसरे देश के लोगों ने आय अर्जित की और उन्होंने अपने देश को भेज दिया। तो क्या हो गया ये, द फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी दूसरे देश में चला गया पैसा, उसको माइनस कर देना है। तो जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट में दूसरे देशों में हमारे देश के नागरिकों द्वारा प्राप्त आय को जोड़ दिया जाए और दूसरे देश के लोगों के द्वारा हमारे देश से जो उन्होंने आय प्राप्त की उसे घटा दिया जाए तो वो नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है। जब ये सारा यानी कि पूरे जितने भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि जब यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जगह पर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिख देंगे और साथ ही साथ ये सारे वैल्यू भी ग्रॉस यानी कि टोटल निकाल लेंगे और ये जो शेष विश्व को जो भुगतान की गई है ये भी टोटल वस्तु और सेवा की वैल्यू निकाल लेंगे, उसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो आप जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट। अब मेन बात जो है हमें करनी है अभी आपसे वो है जीडीपी यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट आते हैं। एक तो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि नाम से स्थित ये पता चल जाता है कि देश की घरेलू सीमा के भीतर निवासियों और गैर निवासी उत्पादकों के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, जो भी मौद्रिक मॉनेटरी वैल्यू उसकी हुई उसको आप जोड़ लीजिए। तो क्या बन गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि इन आवर इकोनॉमिक बाउंड्री, हमारी घरेलू सीमा में, जैसा कि मैंने डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बताया था, जो भी निवासी हैं, रेसिडेंट्स हैं और जो हमारे देश के निवासी नहीं हैं लेकिन उसके बाद भी वो हमारे देश में उत्पादन कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो निवासी और गैर निवासी प्रोड्यूसर्स एक वर्ष के भीतर ड्यूरिंग ए ईयर, एक साल लेना पड़ेगा, आप वित्तीय वर्ष ले सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर, और जितनी भी वस्तुएं, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, द टोटल मॉनेटरी वैल्यू इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि घरेलू सीमा में निवासी और गैर निवासी, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों तरह के प्रोड्यूसर इसमें आएंगे, एक ईयर ले लेंगे और जितनी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज के, उनकी वैल्यू को काउंट कर लेंगे और उन्हें जोड़ करके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहां पर जीडीपी कई आधारों पर तैयार की जाती है। अगर मान लीजिए जीडीपी तैयार करने में हमने क्या क्या चीजें, जैसे फैक्टर कॉस्ट लिखा है, तो फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, कोई भी इसमें टैक्सेस नहीं रहेगा, बिना टैक्स का रहेगा। तो फैक्टर कॉस्ट में जितनी भी इंडस्ट्री है, लैंड, लेबर, है ना, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, केवल इसको, अगर इसके आधार पर जो वस्तु और सेवा की कीमत तय की गई है, अगर केवल उसके आधार पर जीडीपी निकालें तो क्या हो जाएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको फैक्टर कॉस्ट को बहुत अच्छी तरह बताया है, आप उस वीडियो को देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। और जैसा कि आपको हमने हमेशा रिक्वेस्ट किया है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दी है उससे आपको मदद मिलेगी और आप इसके वीडियोस को पूरी तरह अच्छी तरह देखिए, आपको पूरे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में भी आएंगे और याद भी होगा। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये हो जाता है कि अगर हम जीडीपी को कैलकुलेट तो कर रहे हैं लेकिन वो कैलकुलेशन केवल जो खर्च हुआ है लैंड के ऊपर क्या खर्च होता है, रेंट, लेबर के ऊपर क्या खर्च होता है, वेज, कैपिटल के ऊपर क्या खर्च होता है, इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के क्या खर्च होता है, प्रॉफिट, केवल इन्हीं के आधार पर अगर कैलकुलेट करेंगे तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। और जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब डोमेस्टिक यानी भौगोलिक आर्थिक सीमा के भीतर
किनके द्वारा उत्पादन हो रहा है, तो निवासियों और गैर निवासियों के द्वारा उत्पादन हो रहा है। कितने समय में हो रहा है, तो 1 वर्ष के भीतर हो रहा है। सबको ऐड कर लिया तो ये फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी हो गया। अगर बेसिक प्राइस पे निकालना है, पिछले वीडियो में बेसिक प्राइस आपको समझाया गया है। क्या बताया था हमने, बेसिक प्राइस जो होता है वो फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्स को जोड़ दीजिए, प्रोडक्शन सब्सिडी को घटा दीजिए। अब प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी यहां पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पिछले वीडियो में हमने काफी सारा समय देके उसे समझाया है। तो जीडीपी एट बेसिक प्राइस निकालना है तो आप जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है ही आपके पास, उसमें क्या करिए, प्रोडक्शन टैक्सेस को जोड़ दीजिए और प्रोडक्शन सब्सिडी को घटा दीजिए। प्रोडक्शन टैक्सेस मैंने बताया था आपको कि प्रोडक्शन टैक्सेस जब कोई इंडस्ट्री लगाई जाती है या जब प्रोडक्शन कर रही होती है तो उसे कुछ रेवेन्यू देना पड़ती है सरकार को, लाइसेंस फी देना पड़ता है, लैंड रेवेन्यू देना पड़ता है। और मान लीजिए सरकार ने कोई प्रोडक्शन के दौरान कोई उन्हें छूट दी है, कोई सब्सिडी दी है, तो उसे आप माइनस कर सकते हैं फैक्टर कॉस्ट में से। तो फैक्टर कॉस्ट में से प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस किया और प्रोडक्शन टैक्स को जोड़ दिया तो जीडीपी एट बेसिक प्राइस हो जाएगा। अब मार्केट प्राइस भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि आप पिछले क्लास में आप इसे जान चुके हैं कि मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या करना होता है। तो केवल इतना करना है कि बेसिक प्राइस में प्रोडक्ट टैक्स को जोड़ दीजिए और प्रोडक्ट सब्सिडी को घटा दीजिए, है ना। प्रोडक्ट टैक्स मतलब वस्तु के बनने के बाद ऑब्जेक्ट, गुड्स या सर्विसेज जब तैयार हो गई उसके ऊपर सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है वो प्रोडक्ट टैक्सेज होते हैं, जैसे जीएसटी हो गया, है ना। तो ये जो प्रोडक्ट टैक्स को आप जोड़ दीजिए और प्रोडक्ट सब्सिडी, कई बार ऐसा होता है वस्तु के कंप्लीटली तैयार होने के बाद भी सरकार कई चीजों पे छूट दे देती है, तो अगर वो सब्सिडी दिया गया है तो उसे माइनस कर दीजिए तो आपका मार्केट प्राइस बन जाएगा, यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। कल जब हम पिछली क्लास में जब हम आपको बता रहे थे कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन कैसे बनता है और प्रोडक्ट मेथड से कैसे नेशनल इनकम निकाला जाता है, तब भी हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइस का उपयोग किया था। यहां पर आप देख रहे होंगे कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट बेसिक प्राइस से जुड़ा हुआ है। यहां पर मैंने इसीलिए और क्लियर करके लिख दिया है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस अगर आपको निकालना है फैक्टर कॉस्ट से तो आपको कुछ नहीं करना है। जीडीपी बेसिक प्राइस है ही आपके पास, और जीडीपी बेसिक प्राइस का मतलब क्या होता है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस उसमें क्या जोड़ देते हैं, उसमें जो है फैक्टर जीडीपी मार्केट प्राइस जो है, अगर जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में नहीं, इसमें जीडीपी बेसिक प्राइस में है ना, जीडीपी बेसिक प्राइस में अगर आप, हाँ ये मैंने सही किया है, इसको ये नेट लिखा है ना यहाँ पे, ये नेट के कारण ये चेंज हो रहा है डेफिनेशन, बिल्कुल सही लिखा है ये जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में। ये देखिए हमने यहाँ चेंज किया नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, कई बार ये समझने में भी दिक्कत आती है लोगों को। नेट प्रोडक्शन टैक्सेस होना चाहिए, ये नेट प्रोडक्शन टैक्सेस और ये है नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब इसको क्लियर कर लेते हैं कि यार ये कहां से आ गया, सब कुछ ठीक था। जीडीपी मार्केट प्राइस आपने निकाला जिसमें जीडीपी बेसिक प्राइस था, उसमें प्रोडक्ट टैक्स जुड़ा, प्रोडक्ट सब्सिडी घटा। बेसिक प्राइस निकाला उसमें फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्स जुड़ा और प्रोडक्शन सब्सिडी घटा। यहां देखिए हमने क्या किया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये एफसी लिखा हुआ है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्स, नेट प्रोडक्शन टैक्स, ये प्रोडक्शन टैक्स है। नेट क्यों है, क्योंकि नेट प्रोडक्शन टैक्स का मतलब होता है प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, तो उसको बोलते हैं नेट प्रोडक्शन टैक्स। और उसमें और एक चीज ऐड कर दीजिए, नेट प्रोडक्ट टैक्स। नेट प्रोडक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट टैक्स यानी कि प्रोडक्ट टैक्स में से प्रोडक्ट सब्सिडी को माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, नेट प्रोडक्ट टैक्स। तो जब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में नेट प्रोडक्शन टैक्स और नेट प्रोडक्ट टैक्स को जोड़ देते हैं तो
तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो जाता है। तो यहां पर एक और चीज आपकी समझ में आ गया होगा कि अगर नेट प्रोडक्शन टैक्स लिखा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। नेट प्रोडक्शन टैक्स का मतलब होता है कि प्रोडक्शन टैक्स में से प्रोडक्शन सब्सिडी को हटा दिया गया है, और नेट प्रोडक्ट टैक्स का मतलब होता है कि प्रोडक्ट टैक्स में से प्रोडक्ट सब्सिडी को हटा दिया गया है। तो नेट प्रोडक्शन टैक्स और नेट प्रोडक्ट टैक्स को फैक्टर कॉस्ट यानी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में जोड़िए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपको मिल जाएगा। अब ये जो जीडीपी होता है ना, ये इकोनॉमी में अलग अलग तरीकों से आता है। आपने पढ़ा होगा नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और जीडीपी एट पीपीपी। पहला नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है? इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। ये क्या है? मार्केट वैल्यू है। अगर जीडीपी को मार्केट वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाए, जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस, मार्केट वैल्यू मतलब करंट प्राइस, अभी की कीमत पर, यानी कि जो बाजार में जिस कीमत पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था या कोई भी जो है वस्तु या सेवा को खरीद रहा है, अगर उस कीमत पर जीडीपी तैयार किया तो क्या बनेगा? नॉमिनल जीडीपी। इट विल बिकम नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, तो कोई अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है आज की डेट में, उसे जानने के लिए या उसकी वर्तमान में कीमत, वस्तुओं और सेवाओं की यानी कि ऑब्जेक्ट्स एंड सर्विसेज की वर्तमान में कीमत क्या है, इसे अगर जानना है तो क्या चीज चाहिए हमको? नॉमिनल जीडीपी चाहिए। दूसरा रियल जीडीपी। रियल जीडीपी, रियल जीडीपी क्या होता है? इसमें क्या होता है कि एक बेस ईयर लिया जाता है। जैसे अभी भारत में बेस ईयर क्या है? अभी चेंज करके 2011-12 जो है, दिस इज द बेस ईयर। 2011-12 ये बेस ईयर, आधार वर्ष बोलते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड आधार वर्ष, है ना? ये आधार वर्ष हो गया। इस आधार वर्ष के आधार पर अगर आप जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा रियल जीडीपी, है ना? रियल जीडीपी। आप सोचेंगे ये क्यों, इसकी क्या जरूरत है? तो देखिए, इसकी जरूरत इसलिए होती है कि लगातार क्या होता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन होता रहता है। तो अगर हम ये जानना चाहें कि 2011-12 में जिन वस्तुओं की कीमत एक निश्चित इतनी थी, उन्हीं चीजों की कीमत आज 2020-21 में कितनी हो गई, मतलब इन्फ्लेशन के कारण क्या चेंजेस हुए हैं, इन्फ्लेशन के कारण वस्तुओं और सेवाओं में कितनी वृद्धि हुई है, कितनी कमी हुई है। अगर कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी होंगी तो हो सकता है उसकी डिमांड कम हो गई होगी, और अगर कीमतें कम हुई होंगी तो हो सकता है उसकी डिमांड बढ़ गई होगी। अब ये सब चीजें जानना हो तो हमें जीडीपी का एक अलग कैलकुलेशन करना होता है, जिसे कहते हैं रियल जीडीपी, यानी जीडीपी कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइस और जीडीपी कैलकुलेटेड एट बेस ईयर और जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, दैट इज कॉल्ड द रियल जीडीपी। यानी कि जब जीडीपी का कैलकुलेशन किसी आधार वर्ष के ऊपर किया जाए, किसी स्थिर वर्ष के ऊपर किया जाए, या इन्फ्लेशन किस दर से बदला है, कीमतें किस तरह से परिवर्तित हुई हैं, इस तरीके से अगर जीडीपी को कैलकुलेट किया जाए तो वो फिर नॉमिनल जीडीपी नहीं रहता है, वो क्या हो जाता है? रियल जीडीपी हो जाता है। तो ये दो बात समझ में आ गई। अब आप सोचेंगे इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या? तो देखिए, एक नई चीज आती है, एक फॉर्मूला बनता है इससे, उसको कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर यानी क्या बदलाव आया है, जीडीपी डिफ्लेटर से उसको मेजर करते हैं कि अब देखिए, नॉमिनल जीडीपी तो किसी चीज की वर्तमान में कीमत, और रियल जीडीपी एक बेस ईयर के आधार पर कीमत इनटू 100। तो जो इन्फ्लेशन के कारण जो कीमतों में चेंज आया है वो जीडीपी डिफ्लेटर से आपको पता चल जाता है, जीडीपी डिफ्लेटर से पता चल जाता है आपको। तो इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है ना? अब ये चूंकि बहुत बड़ा आंकड़ा है, नॉमिनल जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, पूरा बाजार कीमत पर, जिस कीमत पर लोग चीजों को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं,
उस कीमत पर आप निकालेंगे। रियल जीडीपी मतलब बेस ईयर के आधार पर, यानी एक पर्टिकुलर ईयर तय कर दिया गया है और उस वस्तु या सेवा की कीमत उस साल में कितनी थी, उसके आधार पर अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी इंटू 100, नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करिए और 100 से उसको मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपको बता देगा कि किसी चीज की कीमतों में किस तरीके से परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के साथ साथ उसकी जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें क्या बदलाव आया है। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का जो रेशियो होता है उसे जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट और है जिसके बारे में भी हमेशा चर्चा होती रहती है, इसको कहते हैं जीडीपी एट पीपीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी, जीडीपी एट पीपीपी। अब ये इसकी जरूरत क्या आ गई, ऑलरेडी तो जीडीपी नॉमिनल प्राइस पर निकाल ही रहे थे, रियल जीडीपी हम लोग कैलकुलेट कर ही रहे थे, अब ये पीपीपी क्या हो गया। तो देखिए नॉमिनल जीडीपी जो है वो आपको बता देता है कि वर्तमान में जीडीपी कितनी है टोटल मार्केट प्राइस पर। रियल जीडीपी बता देती है कि आप जो किसी चीज की कीमत थी वो एक पर्टिकुलर ईयर में यानी बेस ईयर पर कितनी थी वो आपको मालूम पड़ जाता है और उसकी तुलना में आप जो नॉमिनल जीडीपी है उसको कंपेयर करके जो चेंजेस हुए हैं कीमतों में या प्रोडक्शन में वो समझ सकते हैं। लेकिन अगर हमें दो देशों के बीच कंपैरिजन करना हो कि भाई कोई चीज हमारे देश में भी प्रोड्यूस हो रही है और वही चीज यूएसए में भी प्रोड्यूस हो रही है, वही चीज यूरोप के देशों में भी प्रोड्यूस हो रही है, तो उसकी कीमतों में क्या अंतर है, उसकी कीमतों में क्या अंतर है। तो इससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड पता चल जाता है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड पता चल जाता है। अब मान लीजिए एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, एक शर्ट खरीदते हैं जो अमेरिका में $10 का है और वही शर्ट इंडिया में खरीदते हैं वो $350 का है। अमेरिका में आपने एक शर्ट खरीदी $10 का, वही शर्ट आपने इंडिया में खरीदी ₹350 का। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए वर्तमान संदर्भ में देखें, पहले तो इसे डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा भारत के करेंसी को। तो आज की डेट में भारत की करेंसी में अगर देखें तो ₹70 हम मान लेते हैं, आई एम ओनली कंसिडरिंग इट, एग्जैक्ट नहीं है। तो अगर मैं मान लूं कि ₹70 का $1 है तो ₹350 कितना हो गया, $5। अब देखिए वो शर्ट जो अमेरिका में कोई व्यक्ति $10 में खरीदता है, भारत में वही चीज $5 में खरीदा जाता है, वही चीज $5 में खरीदा जाता है। यानी कि भारतीय व्यक्ति के पास केवल $5 है तो वही चीज खरीद सकता है और अमेरिका के किसी व्यक्ति के पास $5 है तो वो चीज नहीं खरीद सकता, उसे $10 चाहिए होगा। ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। मान लीजिए आप किसी नाई के पास हेयर कट के लिए गए, है ना, किसी बार्बर के पास हेयर कट करने के लिए गए। अब आप देखेंगे कि जब आप यूएसए में गए तो आपको जो है उसके लिए $5 देना पड़ रहा है, हेयर कट के लिए आपको $5 देना पड़ रहा है। और वहीं जब आप भारत में आते हैं तो आपको $2 में ही काम चल जाता है या $1 में भी काम चल जाता है ना। तो अलग अलग सर्विसेज के लिए या अलग अलग वस्तुओं के लिए विभिन्न देशों में, इन डिफरेंट कंट्रीज, जो प्राइस है वो अलग अलग पे करना पड़ता है। और जब इस आधार पर हम हमारे देश में जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हुई हैं, जितनी भी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, अगर उन सारी चीजों को हम डॉलर में काउंट कर लें, उन सारे की वैल्यू को क्या करें, डॉलर की वैल्यू में कन्वर्ट कर लें और उस आधार पे कंपैरिजन करें कि यार अमेरिका में एक व्यक्ति के पास जिसके पास $1000 है वो वैसी ही जिंदगी जी रहा है और हमारे देश में एक व्यक्ति के पास जिसके पास $500 है वो भी वैसी ही जिंदगी जी रहा है। तो इससे क्या पता चल जाएगा आपको, इस आधार पर कि लोगों का जीवन स्तर किस तरह का है। डॉलर कम है,
यानी व्यक्ति की आय कम है लेकिन जीवन स्तर फिर भी बेहतर है, यानी ठीक ठाक है, यानी कि उतनी ही कमाई से यानी उतनी ही जीडीपी से किसी और देश की जीवन स्थिति लाइफ स्टाइल कुछ और होगी और उतने ही डॉलर से किसी अन्य देश में जीवन स्थिति लाइफ स्टाइल कुछ और होगी। तो परचेजिंग पावर पैरिटी जो होता है ये इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि क्या होता है, करेंसी में तो हेर फेर हो सकता है, कम ज्यादा कर सकते हैं आप, लेकिन जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी कीमतों में हेर फेर कैसे करेंगे आप, नहीं कर पाएंगे, वो तो डिमांड और सप्लाई से ही होगा। तो इसीलिए जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी इसीलिए बनाया जाता है कि हम लोगों के जीवन स्तर को, उनको जो प्राप्त आय है यानी उनको जो पैसा मिल रहा है और बाजार में जो चीजों की कीमतें हैं इनके आधार पर हम तुलना कर सकें, कंपेयर कर सकें। तो इसके लिए हम जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी तैयार करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि व्हेन इट इज मोर यूजफुल व्हेन कंपेयरिंग डिफरेंसेस इन लिविंग स्टैंडर्ड बिटवीन द नेशंस, अगर दो देशों के बीच लिविंग स्टैंडर्ड की हमें तुलना करनी हो तो हम पीपीपी एट जीडीपी का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने आपको बताया कि हेयर कट जो है अमेरिका में जो है उसकी क्या कीमत होगी और उससे बहुत कम कीमत में आप भारत में हेयर कट करा सकते हैं। एक शर्ट की कीमत यूएसए में कितना डॉलर था और भारत में कितना था। इसी तरह से आप विभिन्न देशों के जो लिविंग स्टैंडर्ड हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें हैं उसको डॉलर वैल्यू में कन्वर्ट करके जब आप उन देशों के लिविंग स्टैंडर्ड को कन्वर्ट करेंगे तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम हो जाता है कि आप विभिन्न देशों की तुलना कर पाते हैं। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के माध्यम से तुलना करने से ये लाभ मिलता है, वी गेट द बेनिफिट, हमको ये फायदा मिलता है कि हम दो देशों के लिविंग स्टैंडर्ड को तुलना कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ आंकड़े आपको बताऊं, जैसे देखिए भारत की जो जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी है वो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत जो है विश्व का तीसरा देश आता है। परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर विश्व में तीसरा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। सबसे ऊपर आता है, अभी 2020 का आंकड़ा है ये, 27.80 ट्रिलियन के साथ चाइना। यूएसए देखिए दूसरे नंबर पे चला गया है, 20.29 ट्रिलियन के साथ, ट्रिलियन डॉलर में है ये दूसरे नंबर पर। और इंडिया 11.32 ट्रिलियन डॉलर के साथ भारत जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर विश्व का तीसरा देश है। इट इज द थर्ड कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ GDP at PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा क्या किया है इन्होंने। जैसे चाइना में, तो चाइना में जितनी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ उन सारी वस्तु और सेवा के उत्पादन को क्या किया उन्होंने, जो उनकी चाइनीज जो करेंसी में निकाला और उससे उनको कंपेयर कर दिया उन्होंने यूएस डॉलर में या इंटरनेशनल डॉलर में, उसको कंपेयर कर दिया कि भाई अगर चाइना की करेंसी जो है, अगर जितनी भी चाइना की करेंसी की जो वैल्यू है वो डॉलर में कितनी है, और उस पूरे वस्तु और सेवा की कीमतों को जब कन्वर्ट किया डॉलर में तो वो आगे निकल गया 27.80 ट्रिलियन डॉलर हो गया। यूएसए का तो ऑलरेडी डॉलर है ही 20.29 ट्रिलियन डॉलर। इंडिया का जब जितने भी एक साल के भीतर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उन सबको जब डॉलर में कन्वर्ट किया तो वो 11.32 ट्रिलियन डॉलर हुआ, और ये बाकी बहुत सारे यूरोपीय देशों से और अन्य देशों से भी ज्यादा था। तो इससे भी हमें लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड और इसके आधार पर हमें कंपैरिजन करने में, यानी देश के लोगों के रहन सहन के स्तर का कंपैरिजन करने में मदद मिलती है। अब जीडीपी नॉमिनल के आधार पर आप देखेंगे जीडीपी नॉमिनल क्या होता है। तो जीडीपी नॉमिनल में स्थिति अलग है,
भारत 5वें नंबर पे चला जाता है। 5वें नंबर 2019 में, इन 2019 जीडीपी नॉमिनल के मामले में देखेंगे तो इंडिया इज ऑन 5th पोजीशन। इसमें यूएस जो है पहले नंबर पर है। यूएस का जो है ये 21.4 ट्रिलियन डॉलर, यूएस का जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का 21.4 ट्रिलियन डॉलर नॉमिनल मतलब मार्केट प्राइस पर जो है वो कीमत है। यानी बड़ी अर्थव्यवस्था के मामले में, लार्जर इकोनॉमी के मामले में अभी भी यूएस विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी में, लेकिन नॉमिनल जीडीपी के आधार पर यानी मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस के आधार पर कितनी बड़ी, तो 21.4 ट्रिलियन डॉलर। और चाइना दूसरे नंबर पर है। अभी मैंने बताया कि अगर आप पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी पर देखेंगे तो चाइना पहले नंबर पे 2020 में था, और अभी जो है 2019 का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, इसमें चाइना जो है 14.1 ट्रिलियन डॉलर के आधार पर दूसरे नंबर पे आता है। किस आधार पर? नॉमिनल जीडीपी आधार पर। और तीसरे नंबर पर जापान है, चौथे नंबर पर जर्मनी है, और 5वें नंबर पर इंडिया आता है। नॉमिनल जीडीपी 2019 का आंकड़ा है 2.9 ट्रिलियन डॉलर, 2.9 ट्रिलियन डॉलर है। और भारत को कितनी बड़ी इकोनॉमी बनाना चाहते हैं? 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, है ना। तो अभी देखिए आप 2019 का आंकड़ा बता रहे हैं आपको, 2020 में थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन ये केवल एग्जाम्पल के लिए आपके सामने हमने रखा है कि ये जो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर जीडीपी या रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी, इन सब स्थितियों को क्यों हमें जानना जरूरी है। तो यहां पर आपने देखा कि ये जीडीपी का कॉन्सेप्ट जो है ये कितना विस्तृत है, और पिछली क्लास में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जीडीपी कितना उपयोगी अवधारणा है, कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है विश्व में, अगर दो देशों की इकोनॉमी को उसकी लार्ज इकोनॉमी के आधार पर तुलना करना हो तो हम जीडीपी का ही उपयोग करते हैं। और जीडीपी का भी 3 तरह से कैलकुलेशन हमने बताया, मार्केट प्राइस जिसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, बेस ईयर के आधार पर जिसे रियल जीडीपी कहते हैं, और परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर जिससे कि आप लिविंग स्टैंडर्ड को देख सकते हैं। और साथ में आपको जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में भी बताया कि नॉमिनल जीडीपी को अगर रियल जीडीपी से भाग देकर 100 से गुना कर दीजिए तो आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है कि किस तरह से जो हमारा बेस ईयर था और जो करंट प्राइस है उसमें चेंजेस आया है जीडीपी में। इसके अलावा महत्वपूर्ण जानकारी आपने यहां पर देखी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें हम घरेलू आय में निवासियों का हिस्सा कितना है और गैर निवासियों का हिस्सा कितना है, इन दोनों चीजों को डोमेस्टिकली यानी कि अपने देश के भीतर के आधार पर तय करते हैं। नेशनल प्रोडक्ट की जब बात करते हैं तो हमारे देश के नागरिक, चाहे वो देश के भीतर हो या देश के बाहर हो, जो भी वो इनकम करते हैं उन सबको हम काउंट करते हैं। लेकिन जो दूसरे देश के लोग हमारे देश में आकर जो इनकम करके बाहर ले जाते हैं उसे माइनस कर देते हैं। उसके आधार पर हमने आपको नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट के अंतर को समझ लीजिए जिससे कि आगे आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा जीडीपी को हमने अच्छी तरह आपको समझा दिया है। और जीडीपी जब फैक्टर कॉस्ट आप निकालेंगे तो फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे तो जो बेसिक चीजें हैं, जो किसी चीज यानी किसी वस्तु या सेवा को उत्पादन में कौन कौन सी चीजें लगती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, केवल इस आधार पे अगर जीडीपी कैलकुलेट करेंगे जीडीपी फैक्टर कॉस्ट होगा। बेसिक प्राइस का कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए होंगे। जब फैक्टर कॉस्ट में आप प्रोडक्शन टैक्स को जोड़ देते हैं, प्रोडक्शन सब्सिडी घटा देते हैं तो आप जीडीपी बेसिक प्राइस निकाल सकते हैं। और मार्केट प्राइस भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अगर बेसिक प्राइस में प्रोडक्ट टैक्सेस को जोड़ देते हैं और प्रोडक्ट सब्सिडी को माइनस कर देते हैं तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपको मिल जाता है। यहां पर मैंने इसीलिए आपको थोड़ा कभी कभी ये समझने में दिक्कत आती है कि अगर नेट प्रोडक्शन टैक्स लिखा है तो इसका मतलब क्या है, वो भी मैंने बताया। ये कोई अलग चीज नहीं है। जब आप प्रोडक्शन टैक्स में से प्रोडक्शन सब्सिडी को घटाते हैं तो वो प्रोडक्शन क्या बन जाता है, नेट प्रोडक्शन टैक्स बन जाता है। और
जब आप नेट प्रोडक्शन में से जब आप प्रोडक्शन टैक्स में से प्रोडक्शन सब्सिडी को घटाते हैं तो वो नेट प्रोडक्शन टैक्स बन जाता है। और जब आप प्रोडक्ट टैक्स में से प्रोडक्ट सब्सिडी को घटाते हैं तो वो नेट प्रोडक्ट टैक्स बन जाता है। इस नेट प्रोडक्शन टैक्स और नेट प्रोडक्ट टैक्स को आप जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के साथ जोड़ दीजिए तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो जाता है। तो इस तरह से डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट बेसिक प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, है ना, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी और जीडीपी रिफ्लेटर के बारे में आपको, जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। अगले क्लास में हम आपको जीएनपी, एनएनपी और इससे संबंधित जो प्रमुख अवधारणाएं हैं उसकी भी हम आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।